नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के वनों उत्पाद से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। वनों उत्पाद मतलब झारखंड के वन से प्राप्त होने वाले उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुख्यतः झारखंड के वन से दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। पहला मुख्य उत्पाद और दूसरा गौण उत्पाद। मुख्य उत्पाद के अंतर्गत शीशम, साल, सागौन और शेमल आते हैं, ठीक है, इत्यादि ये सारी लकड़ियां आती हैं। और गौण उत्पाद के अंतर्गत आपके लह और तसर आते हैं, लह और तसर आते हैं। तो मुख्य उत्पाद किसे कहते हैं? वनों से प्राप्त होने वाले लकड़ियां को हम लोग मुख्य उत्पाद के अंतर्गत रखते हैं। वनों से प्राप्त होने वाले लकड़ियां को हम लोग मुख्य उत्पाद के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि आपको पता है शीशम, साल, सागौन, सेमल, गमहर, ये सारी जो इत्यादि आपके लकड़ियां हैं वो वन में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और ये गौण उत्पाद क्या है? तो पेड़ के अन्य भागों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को हम लोग गौण उत्पाद कहेंगे। पेड़ के अन्य भागों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को हम लोग गौण उत्पाद कहेंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। ये वीडियो देखने से पहले, इसके पहले मैं एक और वीडियो अपलोड किए हैं झारखंड के वन से संबंधित। पहले आप उस वीडियो को देखें, वहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। मुझे पूरी यकीन है कि अगर आप उस वीडियो को देख लेते तो आपका वहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। आप वहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ताकि चीज़ें आपको अच्छे ढंग से और अच्छे समझ के साथ आपको चीज़ें जानकारी प्राप्त हो पाए। हम लोग यहाँ मुख्यतः मुख्य उत्पाद और गौण उत्पाद से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। मुख्य उत्पाद के बारे में पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है साल। साल यह झारखंड का राजकीय वृक्ष है। चूंकि आपको पता है कि झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो साल है। साल को कहीं कहीं स्थानीय भाषा में सखुआ के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं इमारती लकड़ी के नाम से जाना जाता है। इसलिए हम यहाँ लिखे हैं सखुआ और इमारती। सखुआ और इमारती ये वृक्ष लगभग संपूर्ण झारखंड में मिलते हैं। इसका विस्तार झारखंड के हर एक क्षेत्र में है, ठीक है। कहीं कहीं इनकी सघनता अधिक है तो कहीं कहीं इनकी विरलता अधिक है। विरलता कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं साल के जो पेड़ हैं कहीं कहीं कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो कम मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? तो जो झारखंड का उत्तरी जो सीमाना दिखाई दे रहा है, उत्तरी जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वहाँ साल के पेड़ कम पाए जाते हैं। जैसे पलामू का उत्तरी हिस्सा देख लीजिए, चतरा का उत्तरी हिस्सा देख लीजिए, हजारीबाग का उत्तरी हिस्सा देख लीजिए, कोडरमा देख लीजिए, गिरिडीह का उत्तरी हिस्सा देख लीजिए। ये सारे क्षेत्रों पे साल पेड़ों की अधिकता कम है, अर्थात विरलता है। और अधिकता कहाँ है? सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ अधिक वर्षा होगी, अर्थात कह सकते हैं आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश में साल पेड़ों की अधिकता अधिक है। यही लिखे हैं कि ये वृक्ष लगभग संपूर्ण झारखंड में मिलते हैं। इनकी विरल जो है, विरल जो ये प्राप्त कहीं कहीं मिलते हैं वो उत्तरी झारखंड में मिलते हैं। और इनकी सघनता आंध्र प्रदेश जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, अर्थात अधिक मिलते हैं। इसका फूल भी होता है, अर्थात जिसे पुष्प कहते हैं। पुष्प, इसके पुष्प को सरई के नाम से जाना जाता है। इसके तेल को कुजरी के नाम से जाना जाता है। इसके जो तेल हैं वो प्राकृतिक उपचार के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। कुजरी जो तेल है, कुजरी तेल है वो प्राकृतिक उपचार के लिए काफ़ी उपयोगी है। साल पेड़ का उपयोग कहाँ होता है? तो मकान बनाने में, फर्नीचर बनाने में, स्लैब बनाने में और जलाने में। अर्थात एक कॉमन सी बात आपको बताएं तो सारे जो पेड़ हैं उनकी उपयोग सब कॉमन मिलेगा जलाने में। हर एक लकड़ी है, जला तो सकते ही है ना। लगभग लकड़ी का जो कॉमन चीज़ें मिलती है वो उनका उपयोग जलाने में ही मिलता है। नोट में एक चीज़ें लिखिएगा कि ये धार्मिक महत्व की लकड़ी भी है, ये धार्मिक महत्व की लकड़ी भी है। कहीं कहीं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आपके साल पेड़ का कहीं कहीं उपयोग किया जाता है पूजा वगैरह में। नेक्स्ट है शीशम। साल पेड़ के जैसा संपूर्ण झारखंड में शीशम भी मिलता है, लेकिन इसका जो अधिकता है वो उत्तरी और मध्यवर्ती झारखंड में है। झारखंड के
मध्यवर्ती इलाकों में और उत्तरी इलाकों में शीशम पेड़ की सघनता अर्थात कह सकते हैं अधिकता ये अधिक है। नेक्स्ट है साल की तुलना में शीशम की लकड़ी बीज पत्तियां अधिक उपयोगी होती है। देखिए इसकी लकड़ियां बहुत ही उपयोगी है लेकिन इसके बीज उपयोगी उतना नहीं है जितना कि इनके हैं। इनके बीज से भी तेल निकाला जाता है, इनके तेल भी उपयोगी हैं प्राथमिक उपचार के लिए अर्थात प्राकृतिक उपचार के लिए, लेकिन इसके बीज पत्तियां के तुलना में शीशम की पत्तियां और आपके बीज की महत्व अधिक है, ठीक है, उपयोगी अधिक है। साल की तुलना में शीशम की लकड़ी बीज पत्तियां अधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट है शीशम की लकड़ियां धारदार मजबूत और चिकनी होती है, ठीक है। उपयोग इसका देखा जाए तो फर्नीचर बनाने में कॉमन सा एक जलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है महुआ। यह वृक्ष संपूर्ण झारखंड में पाया जाता है। यह झारखंड का प्रमुख वृक्ष है। प्रमुख वृक्ष इसलिए है क्योंकि इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं। जैसे उपयोग में बताइएगा तो फूल से देसी शराब बनाए जाते हैं, है ना, फल की सब्जियां खाई जाती है और बीज से इसके तेल निकाले जाते हैं, ठीक है। अर्थात इसके फल से भी, फूल से भी और इनके बीज से भी सारे ये उपयोगी हैं, इसलिए तो ये झारखंड का एक प्रमुख वृक्ष बन जाता है, ठीक है। इसके फल फूल लकड़ियां उपयोगी होती हैं, पानी में जल्दी नहीं सड़ती। महुआ की जो लकड़ी है वो पानी में काफ़ी लंबे समय तक नहीं सड़ती, काफ़ी दिनों तक नहीं सड़ती, इसलिए इसका उपयोग घर के दरवाजों के रूप में किया जाता है और खंभों के रूप में किया जाता है क्योंकि ये इसको पानी से डर नहीं होता। नेक्स्ट है सागौन। सागौन शायद अगर आप स्थानीय भाषा में महुआ के बीज को अगर आप जानते होंगे तो इसका नाम है डोरहा, और ये डोरहा से जो होता है वो तेल निकलता है और इस तेल को हम लोग स्थानीय भाषा में कोंडी का तेल कहते हैं, है ना, कोंडी का तेल कहते हैं। नेक्स्ट है सागौन। इसकी लकड़ी मजबूत और सुंदर होती है। सारंडा, पुरहाट और कोल्हान क्षेत्रों की आर्द्र जलवायु क्षेत्र होने के कारण इसे रोपण किया जाता है। देखिए सागौन पेड़ को अधिक पानी की जरूरत पड़ती है और अधिक पानी आपके आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में ही प्राप्त होते हैं, तो वहाँ इस पेड़ों को रोपा भी जाता है। क्या है? रोपा भी जाता है। इसका जो उपयोग है वो रेल के डिब्बे के हैं, तो रेल के अंतर्गत अगर आप देखें तो सीट बनाए जाते हैं लकड़ी के। जनरल अगर कोच में देखा जाए तो लकड़ी के सीट बनाए जाते हैं, तो वो सीट बनाने में शायद आपके सागौन पेड़ की लकड़ियाँ काम आती हो। हवाई जहाज में फर्नीचर बनाने में किया जाता है। सेमल की लकड़ियाँ हल्की होती है। हाँ, इनकी लकड़ियाँ हल्की होती है, मुलायम होती है और सफ़ेद होती है। चीज़ों तो समझ रहे हैं आप, चीज़ों को देखे भी हैं। लकड़ियाँ मुलायम होती है, सफ़ेद होती है, हल्की होती है। इसका उपयोग पैकिंग के लिए किया जाता है। इसकी पेटियाँ, ये पेटियाँ कहने का मतलब ये है, अगर आप कभी देखे होंगे तो सेब की पेटी आती है, ये सारी जो फल है ना उनकी पेटी आती है, वे सारी जो फल आते हैं वो पेटी में आते हैं। और वो पेटी कौन सी लकड़ी का निर्माण से होती है? तो वह पेटी का निर्माण आपका सेमल के लकड़ी से किया जाता है, क्योंकि सेमल की जो लकड़ी होती है वो नरम होती है। यही चीज़ ना भी बताएं, मुलायम होती है, तो इसलिए इस लकड़ी का उपयोग पेटी बनाने में किया जाता है, पैकिंग, ठीक है। लेकिन सेमल रुई की काफ़ी उपयोगी है। सेमल रुई की काफ़ी उपयोगी कहने का मतलब ये है कि इसे लोग धुन करके गद्दा का भी निर्माण किया जाता है। आप इससे तकिया का भी निर्माण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी माथे दर्द कर रही हो तो अगर रुई से भरे तकिया को अपने माथा के नीचे लीजिएगा तो आपके जो माथा दर्द करते हैं वो दर्द नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें और ये सारी उपयोगिता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका गमहर। इसकी लकड़ी हल्की, मुलायम व चिकनी के साथ साथ टिकाऊ भी होती है। गमहर जो है उनकी जो लकड़ी है मुलायम भी है, चिकनी है और टिकाऊ भी है। लकड़ी पर नक्काशी करने की दृष्टि से ये सबसे उपयोगी होती है। कहने का मतलब ये है कि फर्नीचर बनाने वाले लोग जो होते हैं
फर्नीचर बनाने वाले जो कारीगर होते हैं वो नक्शा बनाते हैं लकड़ी पे, नक्शा बनाने के बाद वो चीज़ों को डिजाइन करते हैं। तो जब नक्शा बनाते हैं तो नक्शा बनाने के लिए सबसे जो अच्छी लकड़ी होती है वो गमहर की लकड़ी होती है। इसके उपयोगी जो है वो फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। याम, इसकी लकड़ी सस्ती व सुलभ होती है। इसकी लकड़ी सस्ती व सुलभ होती है। इसी चीज़ को हम 2 बार लिख दिए हैं, पेज पर चीज़ों को लिखिएगा। इसे फलों का राजा कहा जाता है। आम फल को फलों का राजा कहा जाता है। इसके फल को अमृत फल भी कहा जाता है। इसके फल को फलों का राजा कहा जाता है, अमृत फल कहा जाता है। इसका जो उपयोग है, आम के पेड़ का उपयोग है दरवाजे बनाने में, खंभे बनाने में, खिड़की बनाने में, जलावन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है जामुन। जामुन, इसकी लकड़ी हजारों वर्ष तक भी नहीं सड़ती। देखिए, इसकी लकड़ी भी हजारों वर्ष तक नहीं सड़ती, इसलिए इसका उपयोग कुएं के अंदर इसका उपयोग, इस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। हालांकि अब तो नहीं किया जाता है, लेकिन पहले के अगर कुआं देखा जाए तो पहले मिट्टी के कुआं हुआ करते थे। उस कुआं के अंदर में आपका ये पेड़ का उपयोग किया जाता था कुएं के आधार के रूप में। इसका फल खाया जाता है। चीज़ें आपको पता है कि इसके फल खाए जाते हैं तथा इसके फल की दवाई बनाई जाती है। इसके फल की दवाई भी बनाई जाती है। इसका उपयोग जो है वो फर्नीचर बनाने में किया जाता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर इसे आपके दरवाजे बनाया जाए, खिड़की बनाया जाए तो बहुत सा उपयोगी होगी, ऐसा नहीं है। टिकाऊ तो जरूर है, लेकिन इसकी मजबूती बहुत नहीं होती है, अधिक नहीं होती है। कटहल, यह वृक्ष पूरे झारखंड में पाया जाता है। इसका फल भी खाया जाता है। हाँ, इसका फल भी खाया जाता है। कटहल को हम लोग कच्चा में भी खाते हैं सब्जी के रूप में, और इसके पकने के बाद भी इसे खाया जाता है कटहल को। एक है केंदू। केंदू को मुख्य उत्पाद तथा गौण उत्पाद दोनों में रखा गया है। केंदू को गौण उत्पाद और मुख्य उत्पाद दोनों में रखा गया है। ठीक है, केंदू के मुख्य उत्पादन की तुलना में गौण उत्पादन अधिक होती है। मतलब कि केंदू को दोनों उत्पादन में रखा गया है, मुख्य उत्पादन में और गौण उत्पादन में। मुख्य उत्पादन की तुलना में गौण उत्पादन अधिक होती है। नेक्स्ट है हरड बेहड़ा। इसे हम लोग हरितिका कहते हैं। ठीक है, हरितिका कहते हैं, और इसका जो उपयोग है वो दवाई के रूप में किया जाता है। रंगाई सामग्री बनाने में भी किया जाता है, और त्रिफला एक जो चूर्ण आती है उसमें आपका हर बेहड़ा का भी उपयोग किया जाता है, और उसके साथ आंवला भी होता है। नेक्स्ट है पेसार। यह लकड़ी की काफ़ी उपयोगी होती है, यह लकड़ी भी काफ़ी उपयोगी होती है, तथा महुआ और गमहर के जैसा फर्नीचर पेसार लकड़ी की भी बनाई जाती है। नेक्स्ट है करंज। यह वृक्ष संपूर्ण झारखंड में पाया जाता है। करंज जो है संपूर्ण झारखंड में पाया जाता है। इसकी बीज से तेल निकाले जाते हैं। इसके बीज से तेल भी निकाले जाते हैं। इसके उपयोग जो है वो तेल निकाले जाते हैं, और वो तेल चर्म रोग में काफ़ी लाभदायक होता है। ये तेल चर्म रोग में लाभदायक होता है। देखिए, जो आपको ये चीज़ें पढ़ने थे, मुख्य रूप से ये सारे पेड़ के बारे में आपको जानकारी रखने थे। हालांकि इसमें से बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है, चीज़ें 1-2 बार पढ़िएगा तो चीज़ें आपको समझ आएगी। और आसपास के पेड़ पौधे आप ऐसे देखते ही हैं, तो चीज़ें आपको समझने में काफ़ी देर नहीं लगेगी। इसके अलावा भी कुछ पेड़ हैं, जैसे तुन पेड़, कर्मा पेड़, आसन पेड़, पांदन पेड़ और सिंधा, अमलतास, इमली, पीपल, प्लास इत्यादि जो पेड़ हैं ये आपके झारखंड के वनों में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपके प्रश्न नहीं बनते हैं। जो मुख्यतः आपके यहाँ से प्रश्न बनते थे वहाँ से चीज़ों को हम आपको बताने की कोशिश किए। ये आपके मुख्य उत्पाद के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ रहे थे। अब हम गौण उत्पाद के अंतर्गत सारी चीज़ों को हम देते हैं। एक आंकड़ा हम आपके सामने और लेकर के आते हैं। सेकेंड आंकड़ा आपके सामने लेकर के उपस्थित है। इस आंकड़ा में हम लोग गौण उत्पाद से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पेड़ों के अन्य भागों से प्राप्त उत्पाद को गौण उत्पाद कहते हैं। गौण उत्पाद के अंतर्गत लाह, केंदुपत्ता, तसर, बांस, कत्था, चिरौंजी, इमली, आंवला, हेनारहनी, चकुलिया, काजी इत्यादि आते हैं। एक एक करके चीज़ों को पहले देखते हैं, एक एक करके चीज़ों को पहले समझते हैं। अंत में आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा। लाह,
लाह शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के लक्ष्य से हुई है। लाह शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के लक्ष्य शब्द से हुई है। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का प्रथम स्थान है। अगर पूरे राज्य की तुलना की जाए तो उसमें से झारखंड में सबसे अधिक लाह की उत्पादन होती है। अगर पूरे देश में लाह की उत्पादन 100% होती है तो उसमें से 50% अकेले उत्पादन झारखंड करता है। अगर पूरे देश में 100% लाह की उत्पादन होती है उसमें से 50% का योगदान सिर्फ झारखंड का होता है। इसलिए ये पूरे देश का प्रथम ऐसा राज्य है जो लाह की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। इसलिए हम लिखें कि लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का प्रथम स्थान है, जो देश के कुल उत्पादक का 50% योगदान अपना देता है। इसकी उत्पादन कैसे होती है? तो लाह की उत्पादन लाह के कीड़े के द्वारा होती है। अब ये लाह के कीड़ों को कहीं और लगाया जाता है और उस कीड़ों की वृद्धि कहीं और होती है। हम आपको बताते हैं, लाह के कीड़े जो लगाए जाते हैं वो बैर प्लस कुसुम पे लगाए जाते हैं। सिर्फ यहाँ लाह के कीड़े को लगाए जाते हैं, लेकिन इस लाह के कीड़ों की वृद्धि पीपल, बबूल, कुसुम, बैर, सरेस, खैर, यरहर, रीठा पे होता है। तो देखिए, लाह के जो कीड़ा हैं उनको लगाया तो यहाँ गया है, लेकिन उस कीड़े की वृद्धि यहाँ इन सारों पे होती है, पीपल पे, बबूल पे, कुसुम पे, बैर पे, सरेस पे। इसके जो उत्पादक जिला हैं, उत्पादक जिला कहें तो सबसे ज़्यादा झारखंड के कौन ऐसे जिले में अधिक उत्पादन होती है? तो खुट्टी में, रांची में, गढ़वा में, पलामू में, लातेहार में, सिंहभूम में, संथाल परगना और हजारीबाग में। हम यहाँ चीज़ों को क्रम में लिखाने की कोशिश की है। सबसे ज़्यादा जो लाह के उत्पादन झारखंड के कौन जिले में होती है? तो खुट्टी में। उसके बाद दूसरा नंबर पे पूछे तो रांची में, तीसरा नंबर पे गढ़वा में, चौथा नंबर पे पलामू में। ऐसे हम क्रम में चीज़ों को दर्शाए हैं। लाह उत्पादन के 4 मौसम हैं। 4 मौसम अगर हम लोग देखें क्षेत्रीय भाषा के अनुसार, क्षेत्रीय मौसम के अनुसार, तो आप जानते होंगे यहाँ बैसाख होता है, जेठ होता है, कार्तिक होता है, यगहन होता है। तो अगर जिन जिन मौसम में लाह की उत्पादन होती है उसको हम उसी नाम से जानते हैं। जैसे अगर बैसाख में लाह की उत्पादन होती है तो उसे हम लोग बैसाखी लाह कहेंगे। अगर जेठ के माह में लाह की उत्पादन हो रही है तो उसे हम लोग जेठी लाह कहेंगे। कार्तिक के महीना में तो कार्तिकी लाह, अगहन के महीना में तो अगहनी लाह। देखिए, बैसाखी लाह अगर आप देखें मंथ के अनुसार तो मध्य अप्रैल से मध्य मई के बीच जो लाह का उत्पादन होता है उसे हम लोग बैसाखी लाह कहेंगे। मध्य मई से मध्य जून के बीच जो लाह का उत्पादन होता है उसे हम लोग जेठी लाह कहेंगे। अक्टूबर से नवंबर के बीच जो लाह का उत्पादन होता है उसे हम लोग कतकी लाह कहेंगे। नवंबर से दिसंबर के बीच जो लाह का उत्पादन होता है उसे हम लोग अगहनी लाह कहेंगे। लाह का अनुसंधान केंद्र जो है वो नामकुन में है। ये नामकुन जो क्षेत्र पड़ता है वो रांची में पड़ता है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी। अर्थात लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1924 ईस्वी में नामकुन में हुई थी। लाह की उत्पादन तो झारखंड में होती है, लेकिन इसके लिए वातावरण क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए वातावरण होनी चाहिए, इसकी ऊंचाई जो होनी चाहिए, वैसे जगहों पे इनका उत्पादन किया जाता है जिन जगहों का समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर है, जहाँ की तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है और जहाँ 150 से कम वर्षा होती है, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वैसे जगहों पे लाह की उत्पादन की जाती है। और हमारे क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं। अगर वर्षा की बात की जाए तो हमारे झारखंड में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है और आपको देखने को भी मिलता है कि 180 सेंटीमीटर तक नेतरहाट में वर्षा होती भी है। और यहाँ की वार्षिक औसत वर्षा देखा जाए तो 140 सेंटीमीटर है और यहाँ बता रहा है कि 150 सेंटीमीटर से कम, मतलब 140 और 150 सेंटीमीटर के आसपास की रेंज बता रहा है। तो हमारे झारखंड में भी वर्षा की प्राप्ति इतनी है, इसलिए हमारे झारखंड में लाह उत्पादन में जितने भी आवश्यक चीज होते हैं वो मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ लाह की उत्पादन अधिक होती है। आइए अब देखते हैं केंदुपत्ता। केंदुपत्ता
झारखंड राज्य के राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ से सरकार को अधिक टैक्स मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि केंदुपत्ता से बिंडी बनाए जाते हैं, तंबाकू के मिश्रण बनाए जाते हैं। जो आपके बिंडी हैं और आपके तंबाकू को जो मिश्रण है वो नशीले पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, और नशीले पदार्थ में टैक्स अधिक होती है। इसे हम लोग सरकार के अनुमति के बिना बेच भी नहीं सकते, और इसलिए हम लोग सरकार इससे ज़्यादा टैक्स लेती है। अर्थात सीधे सीधे कह सकते हैं तो यहाँ से सरकार को अधिक फायदा होती है टैक्स के रूप में। इसीलिए कहें झारखंड राज्य के राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसके जो उत्पादक हैं केंदुपत्ता से बिंडी बनाए जाते हैं और तंबाकू का मिश्रण बनाया जाता है। केंदुपत्ता को बेचने के लिए सरकार से अनुमति ली जाती है। आपको हम बताएं कि एक नशीले पदार्थ है, हम लोग अपने इच्छा अनुसार से इसको हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं, मार्केट में बेच नहीं सकते हैं। इसे बेचने के लिए सरकार की अनुमति होनी बहुत ही ज़रूरी है। और इसके जो उत्पादक जिला है वो पलामू है, गढ़वा है, सिंहभूम है, गिरिडीह है और हजारीबाग है। इन सारे क्षेत्रों में केंदुपत्ता अर्थात केंदुपत्ता की उत्पादन अधिक होती है। केंदुपत्ता अधिक पाए जाते हैं, और इसके उत्पादन जो हैं वो आपके तंबाकू हैं, और तंबाकू हैं, बिंडी है, तंबाकू के मिश्रण कह सकते हैं, और आपके बिंडी है। केंदुपत्ता से तंबाकू के मिश्रण बनाए जाते हैं और बिंडी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है तसर। तसर उत्पादन की दृष्टि से देश का पहला स्थान है। अगर पूरे देश में 100% तसर की उत्पादन होती है, उसमें से सिर्फ झारखंड में 60% तसर की उत्पादन होती है। अर्थात सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि पूरे देश के कुल तसर उत्पादन में 60% का योगदान हमारा झारखंड देता है, और यहाँ से लोगों को रोजगार भी मिलती है। झारखंड के कुल जनसंख्या में 1.3 लाख लोगों को रोजगार मिलती है, और ये सारे लोग करते क्या हैं? 1.3 लाख लोग ये धागे निकालने की काम करते हैं। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं कि तसर की उत्पादन अगर हमारे झारखंड में होती है तो यहाँ के लोगों को इसके माध्यम से रोजगार की प्राप्ति भी होती है। इसका अनुसंधान केंद्र है रांची में, नगड़ी में, और आपका ही रांची के अंतर्गत ही पड़ता है। इसके उत्पादन कैसे किए जाते हैं तसर का? तो रेशम कीड़े से। ठीक है, और ये रेशम कीड़े कहाँ मिलेंगे आपको? साल, सहतूत, आसन और अर्जुन पे, ये सारे पेड़ों पे मिलेंगे। और इसकी उत्पादन बढ़ाने के लिए 4 रेशम पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट है बांस। बांस का अपना एक अलग महत्व है। अपना एक अलग महत्व इसलिए ये सेंटेंस में लिखवाया गया है कि बांस जो है हमारे क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी है। यहाँ अगर देखे जाए तो कृषि के क्षेत्रों में, घर के कुछ कार्यों में, अगर आप सीधे सीधे देखें तो कुछ जो आपके जनजाति लोग होते हैं, अर्थात कह सकते हैं सीधे सीधे खानाबदोश लोग, जो कुछ टाइम के लिए कहीं और निवास करते हैं, कुछ दिन के बाद कहीं और निवास करते हैं, वो एक तंबू लगाते हैं, और तंबू लगाने में बांस की भी एक अपनी अहम भूमिका होती है। ये सारे चीज़ों को देखते हुए इस सेंटेंस में ये लिखाया गया है कि बांस की झारखंड में एक अपनी अहम भूमिका है। इनके अगर कार्य को देखा जाए तो कुछ कार्य देख लीजिए, जैसे खेत गृहस्थी करने में, ठीक है, घरेलू का सामान तैयार करने में और इसे बेचने में, घर बनाने में भी, और आपके कहते सकते हैं कि शादी जो ब्याह होता है उसमें टेंट के रूप में भी बांस का उपयोग किया जाता है, कागज बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट है कत्था। कत्था जो है वो खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है। ठीक है, तथा अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई, यहाँ भी इससे भी सरकार को अधिक फायदा होता है। इसका जो विस्तार है वो चतरा, लातेहार, हजारीबाग जंगलों से प्राप्त होता है, और सबसे अधिक अगर देखा जाए तो पलामू परमंडल में कत्था पाया जाता है। नेक्स्ट है चिरौंजी। चिरौंजी जो पियार वृक्ष के बीच के आंतरिक भाग, पियार एक वृक्ष होता है, और पियार वृक्ष के बीच पियार वृक्ष के बीज होते हैं, और उस बीज के आंतरिक भाग में जो पदार्थ पाए जाते हैं, आंतरिक भाग में जो पदार्थ पाए जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं चिरौंजी। ठीक है, ये आपके जो पियार वृक्ष हैं वो जंगलों में मिल जाते हैं। पियार वृक्ष के बीज के अंदर जो आंतरिक भाग में प्राप्त होने वाले पदार्थ को चिरौंजी कहते हैं। इसका विस्तार रांची, सिंहभूम में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक अगर देखा जाए चिरौंजी तो रांची, सिंहभूम में सबसे अधिक पाया जाता है। इमली की बात की जाए, इमली पूरे झारखंड में यह वृक्ष पाया जाता है।
विस्तार देखा जाए तो झारखंड के मध्यवर्ती और दक्षिणवर्ती भागों में पाया जाता है। अगर आप झारखंड के मैप को अच्छी तरह से आप अवगत हैं तो झारखंड के मैप में आप देखिए कि झारखंड के मध्य में कौन कौन ऐसे जिले स्थित हैं और इसके दक्षिण में कौन कौन ऐसे जिले हैं। वैसे जगहों पे जितने भी जिले आते होंगे वैसे जिलों पे इमली के पेड़ अधिकांश पाए जाते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है, तो इमली के बीज से अनेक प्रकार के रसायन निर्माण में काम आते हैं। इसे इमली के बीज से अनेक प्रकार के रसायन जब बनाए जाते हैं तो उस रसायन में इमली के बीज की उपयोगिता है। नेक्स्ट है आंवला। आंवला का उपयोग है दवाई बनाने में, केश तेल बनाने में, और आंवला से विटामिन सी की प्रचुर मात्रा मिलती है। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा आंवला में मिलती है और आंवला का जो उपयोग होता है वो दवा बनाने में होता है और केश तेल बनाने में होता है। ठीक है, जो बाल में तेल लगाने वाले होते हैं उस तेल की बात करें तो केश तेल बनाने में आंवला की काफ़ी उपयोगिता होती है। कहीं कहीं देखे होंगे कोई ऐसा तेल का जो डिब्बा आता है उसमें आंवला की प्रचुर मात्रा ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है, तो ये आंवला का उपयोग तेल बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हेनार हनी। हेनार हनी इसका नाम कैसे पड़ा। प्राकृतिक अवस्था में मधुमक्खी के छत्त मिलते हैं और उस मधुमक्खी के छत्त से आपके मधु निकलते हैं, अर्थात मधुमक्खी के छत्त से मधु ही तो निकलेंगे, उस मधु को हम लोग हनी भी कहते हैं। तो वो हनी को निकालने वाले आदिवासी को हम लोग हेनार कहते हैं। और जो ये हेनार निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, हनी को निकाल रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा हेनार हनी। ये हेनार हनी कहाँ निकाल, हेनार हनी जो आदिवासी हैं वो किस जगह से आपके हनी को निकाल रहे हैं, तो यहाँ देखिए कि हेनार हनी किसे कहते हैं। पहले लातेहार जिला के गारू प्रखंड जनजाति अपने आसपास के क्षेत्रों से प्राकृतिक मधुमक्खी छत्त से मधु संग्रहण कर रहे हैं, जिसका नाम हेनार रखा गया। इसका नाम हेनार रखा गया जो मधु को एकत्रित कर रहे हैं। गारू प्रखंड के अंतर्गत कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, अगर आप खास क्षेत्र नाम याद रखना चाहते हैं तो हेनार, मारोमार, बारेशांत, कबरीसूद और जागीर, ये सारे क्षेत्रों से आपके मधु निकाले जा रहे हैं और वे सारे जनजाति निकाल रहे हैं और वही जनजाति को हम लोग कह रहे हैं हेनार। ठीक है, अगर ये हेनार यहाँ से निकाल रहे हैं मधु को, यहाँ से 1000 परिवार लाभान्वित होंगे। अगर ये काम में चल रही है, अगर चलेगी तो यहाँ से 1000 परिवार लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है चकुलिया काजू। चकुलिया काजू इसलिए क्योंकि ये चकुलिया क्षेत्र में काजू का उत्पादन किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम ही है चकुलिया काजू। ठीक है, चकुलिया जैसे क्षेत्र में काजू का उत्पादन किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा चकुलिया काजू। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर वन प्रमंडल के चकुलिया क्षेत्र में 2000 हेक्टेयर में काजू का वृक्षारोपण किया गया है। ठीक है, जिससे 4000 या 5000 क्विंटल काजू का उत्पादन किया जाएगा। चकुलिया क्षेत्र में प्रसंस्करण कहने का मतलब है कि कच्चे पदार्थों को खाद्य पदार्थों में परिवर्तन करने की जो मशीन होती है, सेट होती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रसंस्करण। ठीक है, तो चकुलिया क्षेत्र में प्रसंस्करण ना होने के कारण काजू उड़ीसा व पश्चिम बंगाल भेज दिया जाता है, लेकिन सरकार द्वारा 3 काजू प्रसंस्करण की जा रही है, जिसकी लागत 13.5 लाख रुपये है। इससे 1000 परिवार लाभान्वित होंगे तथा आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आप क्या यहाँ पढ़ पा रहे हैं कि चकुलिया जैसे क्षेत्रों में काजू का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ प्रसंस्करण की अभाव है। अगर यहाँ प्रसंस्करण की अभाव है तो यहाँ के जो काजू हैं वो आपके बंगाल और उड़ीसा भेज दिए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रसंस्करण की अभाव थी, लेकिन इसके लिए सरकार लागत लगा रही है, यहाँ प्रसंस्करण अवेलेबल हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। तो यही थी आपके गौण उत्पाद